प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपको एक स्वागत है। लेकिन आज जो आपके बीच हम आए हैं वो कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आए हैं। कई बार कमेंट मुझे आया है कि सर अगर सेल्फ स्टडी मुझे पढ़ना पड़े या अगर स्वाध्ययन करना पड़े तो हम कैसे विषयों को पढ़ें। सर आप ही का लेक्चर जानने से पहले या समझने से पहले हम बुक्स का अध्ययन करना अनिवार्य है या नहीं है, उन सारी विषयों पर हम आज एक एक करके बात करेंगे। क्या कोचिंग में एडमिशन लेना या कोचिंग की सहायता लेना क्या ज़रूरी है? क्या सेल्फ स्टडी से आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम को पास किया जा सकता है? इन सारी विषय वस्तुओं पर आज पूरी ईमानदारी के साथ बातचीत करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी आपके साथ खड़ा भी रहा है। तो आज इसी विषय वस्तु पर आज चर्चा करेंगे। हालांकि विषय वस्तु से संबंधित हमारी यह श्रृंखला लॉन्ग वीडियो के संदर्भ में भी और शॉर्ट वीडियो के संदर्भ में भी लगातार जारी है, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आप लोगों के मन में ये विचार चलती है, जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें या फ़ोन के माध्यम से आता है, उन सारी समस्याओं पर आज हम विचार करेंगे और बड़ी गंभीरता के साथ, चूँकि संस्थान में जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो ऑलरेडी सक्सेस हैं यूपीएससी के थ्रू या फिर पीसीएस के थ्रू भी अगर जुड़े रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं पर वह अच्छे पोस्ट पर हैं, तो उनके अनुभवों और उनके जो कार्यानुभव है या फिर विद्यार्थी जीवन उन्होंने क्या क्या फेस किया, जो इससे विद्यार्थियों से हम रूबरू हुए हैं, तो रियल मानने में क्या उनके जो वाजिब सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपके स्क्रीनशॉट पर लिखा हुआ ये है कि यूपीएस और पीसीएस से संबंधित तैयारियों के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। आप अगर इनिशियल फेज में है, अब प्रारंभिक अवस्था में है, आप जैसे कि आप पार्ट 1 या पार्ट 2 या फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके हैं या इंटरमीडिएट के स्तर पर ही है और आपको भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पाल रखा है, तो इन सपनों को आप सच्ची उड़ान दे सकते हैं कि आपने हौसला कर लिया है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और किस प्रकार से हमें कैसे किताबों का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन सामग्री में आपके पास कौन कौन सी विषय वस्तु और पुस्तकें होनी चाहिए और पुस्तकों का अध्ययन किस वैज्ञानिक स्तर पर की जानी चाहिए, उसका भी हम आज आपको बताएंगे। तो पहली नंबर बात कि यूपीएस और बीपीएससी के तैयारी से पहले या किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्लियर कट है, आपको अपने टारगेट के प्रति एक तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो पहली बात है डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि किसी कार्य को करने से पहले निश्चयता होना चाहिए, यानी कि आप उसके प्रति सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हमें यह करना ही है। दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए, डिवियस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको सबसे बड़ी चीज ये होना चाहिए कि जब हम उस विषय वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेबस हर जगह पर उपलब्ध है, आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाइएगा या फिर आप ऑनलाइन भी अगर देखते हैं तो यूपीएससी के वेबसाइट या हर आयोग के वेबसाइट पर उनके विषय वस्तु से रिलेटेड सिलेबस उपलब्ध हैं, तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात होता है जो मैं आऊँगा कि इसके लिए बुक्स कौन कौन से, यानी कि अध्ययन का स्रोत क्या होना चाहिए, अध्ययन का स्रोत क्या होना चाहिए, अध्ययन का स्रोत क्या होना चाहिए, यानी कि सोर्स बुक क्या होना चाहिए, सोर्स बुक क्या होना चाहिए। और एक बहुत अच्छा मुद्दा जो बार बार उभर के आ जाता है वह है करंट का मुद्दा, करंट का मुद्दा, करंट का मुद्दा, यानी कि जिसको करंट अफेयर्स भी कहते हैं, CURRENT, करंट अफेयर्स होना चाहिए।
तो करंट अफेयर्स का मतलब हमें किस रूप में पढ़ना चाहिए, इस सब की चर्चा करेंगे आज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिटर्मिनेशन का मतलब कि निश्चितता होनी चाहिए अपने टारगेट के प्रति। बहुत लोग होते हैं कि यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का भी आप जाकर एग्जाम दे दिए, उसी साल अगर उसी से स्टेट का अगर एसएससी का एग्जाम आया तो उसको भी दे दिए, तो इसमें आपकी सफलता होने की प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाती है। मान लिया जाए कि 3 जगह पर टारगेट आप किए हुए हैं, तो आपकी शक्ति जो है बंट जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगा आपकी शक्ति। जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट जो है बिल्कुल ही आपका बट जाएगा। या अगर आपको एसएससी ही करना है तो एसएससी का टारगेट कीजिए, आपको करना है कि हमको यूपीएससी करना है तो यूपीएससी का टारगेट कीजिए, अगर आपको लगता है कि हमको सिर्फ पीसीएस करना है तो उसे ही टारगेट कीजिए। हाँ, बहुत लोगों को कहना होगा कि यूपीएससी और पीसीएस का लगभग सिमिलरिटीज है, तो ऐसी बहुत कम सिमिलरिटीज कुछ जगह पर पाई जाएगी, कुछ जगह पर नहीं पाएगी। स्टेट के लिए आपको स्टेट्स का अलग से पढ़ना होगा, यह आप सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं। या फिर जिंदगी के जो अंतिम पड़ाव पर हैं उनके पास एक दुविधा की स्थिति बनी रहती है, तो वह दोनों को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक इनिशियल फेज पर हैं वह किसी एक चीज को टारगेट करेंगे, तो उसको टारगेट जब करेंगे तो फोकस करेंगे तो उस चीज की अपनी क्षमता के अनुसार उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो एक तो हो गया कि सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार के गोल को हमने अचीव करना है, वह गोल फिक्स होगा तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दूसरी बात है कि सिलेबस हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब इतना नहीं होता है कि जो आप सिलेबस में देखते हैं, यानी किसी सिलेबस में आपको दे दिया कि चलिए पॉलिटी के ही क्वेश्चन को या साइंस के सेक्शन को या साइंस टेक सेक्शन को देखकर आप देख लेते हैं कि इस साइंस टेक में हमें डिफेंस से इतने पढ़ने हैं, या फिर आपको आईटी सेक्टर से सूचना प्रौद्योगिकी से इतना चीज़ सूचना और संचार क्रांति से हमें इस चीज़ के रूप में इतना पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखते हैं, या नवीन नवीन प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सारी जो विषय वस्तु को, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का तो बहुत सारा प्रयोग है, इम्प्लीमेंटेशन अब होना शुरू हो गया है। तो जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं, या फिर पॉलिटी के स्तर पर जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने काम कर दिए हैं, अभी पुलिस प्रशासन में कितने सुधार की आवश्यकता है, करंट इशू, जुडिशियल एक्टिविज्म, अभी देखे होंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बराबर इधर टकराहट की स्थिति आ गई है, तो जिसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या क्या क्षेत्राधिकार है, कहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को, और इसी से कोरिलेट करके आपका जो है सुशासन या गुड गवर्नेंस भी पूछा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को आप तथ्यात्मक रूप से जब जानते तभी हैं जब एनसीईआरटी की गहरी अध्ययन करते हैं। कहा जाता है कि काफ़ी लोगों का आज के डेटों में एक टेंडेंसी देख रहे हैं कि सिर्फ करंट अफेयर्स को लेकर बहुत संजीदा है, वह दिन भर या कई वीडियो को करंट अफेयर्स से कोरिलेट करके पढ़ते रहते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, सिर्फ करंट देखना है, करंट देखना है, करंट देखना है। आपको बता देता हूं कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा इस सेक्शन में कि करंट अफेयर्स किस स्तर से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, और करंट अफेयर्स आपके लिए सकारात्मक कब होगा और कब नहीं होगा। एक तो सिलेबस आपको डिटरमाइंड होना चाहिए। सिलेबस में साइंस टेक का सिलेबस आप देख लीजिए कि उसमें, उसके बाद पॉलिटी और गवर्नेंस के बीच में आप क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। उसके बाद में ज्योग्राफी सेक्शन को आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स सेक्शन को देख लीजिए, उसके बाद में करंट इशू को देख लीजिए। उसके अलावा आपका सरकार की पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज आती है, पॉलिसी से रिलेटेड आती है। तो ये आप तो मोटा मोटी सिलेबस हो गए, लेकिन आप सिलेबस की गहराई को कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए जरूरी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन,
क्यू के फॉर्म पर होना चाहिए। पी वाई क्यू का मतलब ये दोनों के सेंस में काम देगा, एक होगा पीटी के सेंस में और दूसरा जगह काम देगा आपको मेंस के क्षेत्र में, यानी कि मेंस में आपको काम देगा, यानी कि पीटी में भी काम देगा और मेंस में काम देगा। तो क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कई लोगों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का तात्पर्य ये लगा लेते हैं कि वह जो है प्रश्न का दोहराव दोबारा बार होगा, तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग या फिर बीपीएससी या ऐसे स्टेट लेवल के एग्जाम में शायद प्रश्न का दोहराव दिखता हो। अब तो शायद बहुत वो भी कम गया है, लेकिन यूपीएससी में ऐसे बहुत कम बिरले ही देखने को मिलते हैं जिसमें क्वेश्चन का दोहराव होता है। तो जरूरी यह है कि तो फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने से, हमें पीवाईक्यू के फॉर्म में पढ़ने से क्या फायदा है? पीवाईक्यू के फॉर्म में पढ़ने से ये फायदा होता है कि आप सिलेबस में अंतर्निहित भावनाओं को आप समझ पाते हैं कि विच हिंड्रेंस वेयर देयर इज टू योर माइंड गोज टू स्टडी अबाउट दिस मैटर, कि उस पूरे सिनारियो में उस परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है, कैसे प्रश्न को पूछा जा रहा है, कैसे प्रश्न वो एराइज किए जा रहे हैं, प्रश्न पकड़ने की प्रकृति क्या है, ये नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या है। विगत वर्षों में आप नेचर ऑफ ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन जो आस्किंग का होने जा रहा है वह कैसा बदल रहा है। बदलते परिदृश्य में प्रश्न की बदलती हुई प्रवृत्तियों को आपको समझने का मौका मिलता है। यह सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब पीवाईक्यू के फॉर्म पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का आप एनालाइज कर पाते हैं, चाहे वह सिविल सर्विसेज के संबंधित यूपीएससी के प्रश्न हो या प्रीसीएस से रिलेटेड अन्य स्टेट लेवलों पर होने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अध्ययन करके आपको पता चल जाएगा। कई स्टेट लेवल के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड फिर उसको क्वेश्चन की थोड़ा सा घुमाव कर दिए जाते हैं और उसी से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर पीवाईक्यू ही प्रीवियस ईयर का बेहतर ढंग से कर लेंगे तो भी आप परीक्षा पास करने की स्थिति में रहेंगे। कई स्टेट लेवल के प्रश्न की यही दशा है। खैर, तो ये आपको ये फायदा होगा, पीवाईक्यू करने से ये फायदा हो गया। दूसरा पॉइंट आते हैं कि सिलेबस के रूप में हमने हर विषय के बारे में बता दिया कि हर सिलेबस का पीवाईक्यू करके आप जाइए, उसके बाद में उसका एनालिटिकल कीजिए, और तीसरा कि उसके बदलते प्रदेश में जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है उसका एनालाइज कीजिएगा। यह सिलेबस रख के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखकर रखकर करना है। जैसे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह प्रश्न जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू के फॉर्म में प्रीवियस ईयर का, अगर पीटी की और मेंस दोनों का एक साथ तैयारी कर सकते हैं तो उस प्रश्न का एनालाइज करते हैं। पहले साइंस टेक का देखना हो, पॉलिटिकल साइंस का देखना हो, ज्योग्राफी को देखना हो, इकोनॉमिक्स को देखना हो, आर्ट एंड कल्चर को देखना हो, हिस्ट्री को देखना हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को देखना हो, इथिक्स के देखना हो। इन सारी चीजों के प्रश्नों का एनालाइज करके आप लोग कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सिलेबस में कितने पेपर आते हैं, नहीं आते हैं। तो 250 मार्क्स का ये 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा, 250 का सेकंड पेपर में पूछा जाएगा, 250 का थर्ड पेपर में आएगा, है कि नहीं, और 250 का फोर्थ पेपर में आएगा। तो ये सब चीज आपको पहले से ही पता है। उस पर बहुत ज्यादा अगर समय हम उस पर जाया करें तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मेंस पीटी दोनों साथ एक साथ लेकर भी आप चल सकते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम करते समय हमारा जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जो स्रोत बुक होना चाहिए, उसका अध्ययन सर हम किस अनुसार करें, या फिर करंट अफेयर्स का खेल जो खेला जा रहा है आज। जनरली आप जितने भी देखते होंगे यूट्यूब पर वीडियो, सिर्फ करंट अफेयर्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स तभी फायदा करेगा जब आपके बुनियाद मजबूत हो। आप कहेंगे बुनियाद क्या होता है और किस ढंग से हम करंट अफेयर्स का यूज कर सकते हैं, तो आपको बता देता हूं। अब बुक्स जो होना चाहिए स्रोत बुक में, उस पर मैं करंट के अफेयर्स के मुद्दे पर फिर से आऊंगा मैं। तो
तो बुक्स अध्ययन का जो स्रोत होना चाहिए वो स्रोत बुक हमेशा लिमिटेड बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिविल सर्विस का तैयारी करने चाहिए तो हम पूरा पुस्तकालय ही लेकर बैठ जाएं और तब हम कहें कि देखिए हम यूपीएससी का तैयारी करने बैठ गए, यानी कि तो बड़ी एग्जाम है तो बड़ा पढ़ना होगा। नहीं, वहां काफी ज्यादा पढ़ना इस माने नहीं रखता है। स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। और जब स्मार्ट स्टडी तभी होगा जब आपके पास स्मार्ट स्टडी मटेरियल हो, स्मार्ट स्टडी मटेरियल हो, स्मार्ट स्टडी मटेरियल होगा, स्मार्ट स्टडी मटेरियल होगा। और स्मार्ट स्टडी मटेरियल तभी होगा जब यह स्मार्ट स्टडी मटेरियल का नहीं, ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट में कहीं मिलता होगा और मार्केट से लाकर जब हम उसको पढ़ लेंगे वही स्मार्ट मटेरियल होगा। ये अगर आप सोचते हैं तो गलत सोच रहे हैं। स्मार्ट स्टडी मटेरियल का तात्पर्य सिर्फ वो मटेरियल होता है जो आपने स्वयं अध्ययन किया है या अध्यापन किया गया होगा और उसमें से जो आपको क्रक्स पॉइंट निकलते हैं, जो आपको पीटी और मेंस के लिए जो पॉइंट्स निकलते हैं उसका जो विश्लेषण करते हैं, उसका जो एनालिटिकल रूप से जो आप उसका सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कई पहलुओं या वैश्विक भी हो सकता है और राष्ट्रीय सभी परिदृश्यों में ध्यान रखकर जब अध्ययन करते हैं तभी आपकी स्मार्ट स्टडी मानी जाती है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्मार्ट स्टडी मटेरियल का मतलब यह हो गया, मान लिया जाए आप बोलेंगे कि आप तो सर साइंस पढ़ाते हैं या साइंस टेक पढ़ाते हैं या फिर पॉलिटी पढ़ाते हैं या अन्य विषय, मैं किसी भी विषय को लेकर आपको बता सकता हूं। मान लिया जाए कि मैं इकोनॉमिक्स का एक उदाहरण लेता हूं कि इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को लेकर हम चल देते हैं और उसमें एक चैप्टर है भुगतान संतुलन, ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस तभी ना समझ में आएगा, मान लीजिए कि कोई कहेगा कि ट्रेड बैलेंस जो है, करंट का मुद्दा आ गया कि चाइना और यूएसए को लेकर जो अभी ट्रेड वार चल रहा है उसका मेन मकसद और मेन जो कहीं ना कहीं क्रक्स है वह है ट्रेड बैलेंस को लेकर। और वह ट्रेड बैलेंस कहीं ना कहीं चाइना की ओर ज्यादा झुकाव है, यूएसए की ओर कम है। तो इस कारण से उसने यूएसए ने देखे होंगे कि टैरिफ हाल के दिनों में काफी बढ़ा दिया है चाइना के सामानों पर, इस तरह से एक ट्रेड वार छिड़ गया है। तो यह करंट अफेयर्स की सारे मुद्दे तभी ना आप लिख पाएंगे या समझ पाएंगे जब आपको ट्रेड बैलेंस पता हो, ट्रेड बैलेंस पता हो। और ट्रेड बैलेंस पता होने के लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है और वह बेसिक कंसेप्ट आपको कहां से मिलेगा? एनसीईआरटी बुक से मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिलेगा, क्योंकि उसको जो लिखे गए हैं वह वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद शोध पर आधारित पुस्तक लिखी गई है। सीमित शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनावश्यक शब्दों से आप बचेंगे और एनसीईआरटी को बुक को प्रमाणिक पुस्तक मानी गई है, यानी कि उनके द्वारा दी गई किसी भी शब्दावली का जो प्रयोग किया जाएगा या अनुप्रयोग किया जाएगा वह आयोग या किसी भी आयोग के लिए अंतिम रूप से मान्य होता है। इसलिए एनसीईआरटी बुक आपके लिए गीता, बाइबिल और कुरान और हदीस, इज्मा सबके रूप में काम करेगी अगर आप सिविल सर्विसेज को तैयारी कर रहे हैं। तो एक चीज और आता है, मैं एक उदाहरण इसी पर दे दिया हूं कि करंट अफेयर्स, बाद में मैं कोरिलेशन कराऊंगा ही करंट अफेयर्स से कि सर कई लोगों का आता है करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब पर इतना वीडियो पड़ा हुआ है, अगर मैं करंट अफेयर्स पर वीडियो ही बनाऊंगा तो मेरे वीडियो को कितने लोग देखेंगे? और करंट अफेयर्स का वीडियो अगर बना भी दूं
तो क्या ऐसे करंट अफेयर्स की कमी है क्या वीडियो देखने की पहले की? करंट अफेयर्स का वीडियो तभी प्रामाणिक रूप से आपको सटीक बैठेगा जब आपको बेसिक नॉलेज हो। मैं एक यही उदाहरण बताना चाह रहा था। इसीलिए आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तभी आप इंटरलिंकिंग करेंगे। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, यह सब एनसीईआरटी के बेसिक बुक में मिलेगा और तभी हम ट्रेड वार को समझ सकते हैं या फिर भुगतान संतुलन को समझ सकते हैं और तभी हम यह देखेंगे यूएसए और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हो गया है उसके पीछे पृष्ठभूमि को हम समझ पाएंगे। इन सारी और ये सारी की सारी इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो जब तक यह आईआर की बेसिक निर्धारित करने वाली कौन कौन सी नीतियां हैं उसके लिए एनसीईआरटी की बुक हम नहीं पढ़ लेंगे, तब तक क्या हम सिर्फ करंट अफेयर्स के दम पर ये सारी चीज को हम कंसेप्ट पूरा कर पाएंगे? उत्तर आएगा नो। इसलिए हम एनसीईआरटी की एक श्रृंखला लेकर जरूर आएंगे। हमारी सर से आज मीटिंग है या कल होगी, तो मैं इस एनसीईआरटी को बुक को सीरीज को लेकर आने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का अगर कमेंट सेक्शन में जिस प्रकार से कमेंट होगा उस चीज को लेकर तो ले आऊंगा। अभी फिजिक्स की श्रृंखला चल रही है कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत, वो श्रृंखला चली जा रही है और काफ़ी लोग उसको प्यार भी दे रहे हैं और फैलाया भी जा रहा है, क्योंकि बहुत यूट्यूब्स के वीडियो पर बहुत ज़्यादा साइंस के बहुत अच्छी वीडियोस की उपलब्धता बहुत कम है, जो सामान्य और आसान भाषाओं में आप जो साइंस बैकग्राउंड के न हैं उनको भी साइंस बहुत अच्छी तरह से बेहद सटीक और आसान भाषा में समझ में आ जाए, यह सब चीज़ के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। उस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हो सके तो आप व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे इस संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8743094288 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, या फिर संस्थान के नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए दी गई है। आगे आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से एनसीईआरटी का बुक का अध्ययन करना चाहिए। इसकी एक हल्की सी वानगी लगी होगी, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो एनसीईआरटी का हम श्रृंखला लेकर आएंगे कि कैसे एनसीईआरटी का बेसिक्स क्लियर हो तो रिजल्ट क्लियर हो सकता है। आप यूपीएससी की सामान्य एग्जामिनेशन असामान्य पोस्ट के लिए की जाएगी, लेकिन यह सामान्य समझ आपकी होगी और असामान्य आप जिम्मेदारी को तभी पाएंगे जब आपकी सामान्य समझ साफ हो। जब सामान्य समझ ही साफ नहीं हो तो फिर बड़े आप अधिकारी के पोस्ट पर कैसे जा सकते हैं। तो आपको बार बार कह रहा हूं, बेस आपका एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी की आपका जैसे कमेंट होगा उस तरह से हम एनसीईआरटी को सीरीज लेकर आएंगे। अब आएंगे जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है करंट अफेयर्स को लेकर, और करंट अफेयर्स को लेकर एक बहुत सारे बच्चों में एक जो रहता है कि किस प्रकार हम करें, सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ के हमको क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या, या करंट अफेयर्स की समझ हमारी किस प्रकार से विकसित होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स किन मुद्दों पर अध्ययन की जानी चाहिए, इन सब की चर्चा करेंगे। और विषय के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं करंट के मुद्दों को, सारी बातों की चर्चा करेंगे। आज आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक फैलाइए भी कि कोचिंग की मकर जाल, मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोचिंग की मकर जाल में आप फंसे, और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि सिर्फ इस मिथक में रह के कि हम सब कुछ कर लेंगे। मैं दोनों चीज से अवगत कराऊंगा और बहुत ईमानदारी के साथ ये संस्थान आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मैं उस सारे तथ्यों को लेकर आऊंगा और उन सारे साइंटिफिक ढंग से समझाने का कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स किस रूप से पढ़ा जाना चाहिए। एक हमारा जो मुद्दा लास्ट में बच जाता है वह करंट अफेयर्स का है, और इसका विषयों के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं ये हम देखते हैं। तो अब यह मुद्दा आया है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब ही आप समझ रहे हैं। अगर करंट से आपका अफेयर नहीं हो पाए तो पोस्ट से भी अफेयर नहीं हो पाएगा, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। खैर,
अब करंट अफेयर्स हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? आज यूट्यूब के दुनिया में बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे संबंधित कंटेंट है। एक होड़ सी लग गई है करंट अफेयर्स में एक कंटेंट बनाने की, और उसमें से यह संस्थान अपने आप को कहां पाएगी, यह तो कहना सर्वथा उचित और अनुचित होगा, यह कहना अभी बेईमानी होगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यह आप अपने से ही तैयार कर सकते हैं, बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। और मैं करंट अफेयर्स को लेकर निश्चित रूप से आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं करंट अफेयर्स को पूरे यूट्यूब के इतिहास से अलग लेकर आऊंगा, यह मेरा वादा है। जब भी आएगी तो भीड़ वाली वह करंट अफेयर्स नहीं आएगी, पूरी भीड़ से अलग आएगी करंट अफेयर्स। और किस रूप में आएगी और कैसे उसकी सारगर्भिता बनी रहेगी, मैं उस चीज पर अभी लेकर आऊंगा, लेकिन जब भी आऊंगा ठोस रूप में लेकर आऊंगा। तो चलिए करंट अफेयर्स को ऐसे तत्काल रूप से कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अध्ययन करना चाहिए, और मेरा जो आने वाला करंट अफेयर्स होगा इसी मुद्दों पर भी आधारित होगा, जो मुद्दे आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, करंट अफेयर्स के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। पहले तो मुद्दे बांटना आना चाहिए, और किस विषय में उसको हम फिट कर सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है आर्थिक मुद्दा आता है, आर्थिक मुद्दा आता है। दूसरा सामाजिक मुद्दे आते हैं, जो न्यूज आता है, पेपर या मैगजीन्स पढ़ते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड मैगजीन्स पढ़ते हैं, सामाजिक मुद्दे पर आता है। तीसरा पर्यावरणीय मुद्दा पर आ सकता है। दूसरा, चौथा जो है आपको है वह आ सकता है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण पर आ सकता है। पांचवा राजनीतिक मुद्दे पर आ सकता है, राजनीतिक मुद्दे पर आ सकता है। छठा होगा सांस्कृतिक मुद्दे पर आ सकता है, सांस्कृतिक मुद्दे पर आ सकता है। ये सब करंट के मुद्दा ही है। और उसके अलावा आपका संवैधानिक मुद्दों पर आधारित हो सकता है, संवैधानिक मुद्दों पर आधारित हो सकता है। और छठा जो हो सकता है विश्व शांति, विश्व शांति या ग्लोबल मुद्दे पर आ सकता है, जो एकदम जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी, लेकिन अचानक वह मुद्दा आ गया। जैसे यूक्रेन का मुद्दा आ गया था, अचानक आया था मुद्दा, तो विश्व शांति के लिए खतरा है, ग्लोबल मुद्दे पर है। और विश्व शांति, और यहां पर हम गांधीवादियन मॉडल को कैसे यूज कर सकते हैं, गांधीवादी मॉडल का कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर हम बुद्ध, वो महावीर कि जैन जो दर्शन है उसका प्रयोग कैसे है, जैन दर्शन का प्रयोग हम कैसे, किस प्रकार से हम मेंस में कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स को लेकर निबंध के मुद्दे पर हम कहां प्रयोग कर सकते हैं, जो यूपीएससी का एक पूरा का पूरा पेपर ही ले लेता है। और करंट अफेयर्स का महत्व इतना है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, साक्षात्कार देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं,
वहां भी बड़ा महत्व है। यानी कि साक्षात्कार के रूप में, साक्षात्कार में आपका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है करंट अफेयर्स का। तो इन सारी मुद्दों पर हम पूरा का पूरा ध्यान देंगे। ये सब करंट अफेयर्स से निकला है। तो आप तो कहेंगे कि सर आप बोल रहे थे कि करंट अफेयर्स तो सारे लोग आकर वीडियो बना दे रहे हैं, उस मुद्दे पर बहुत सारे वीडियो हैं, इतने सारे तो फायदे हैं, तो फिर करंट अफेयर्स, मैंने बोला ना कि करंट अफेयर्स की महत्ता काफ़ी है। करंट अफेयर्स के बिना तो आपका सिलेक्शन भी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इवन कि इंटरव्यू तक तर भी करंट अफेयर्स की महत्ता है और उसी से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे और व्यक्तिगत आपका जो अंतर्वेशन किया जाएगा कि आप व्यक्तित्व रूप से है क्या व्यक्ति। लेकिन अब इसका कैसे हम प्रयोग करेंगे, वो विषय के रूप में एनसीईआरटी के बुक में जो आपने बेसिक्स पढ़ा है, उस बेसिक्स का कैसे आप विषय के रूप में आप प्रयोग करेंगे, स्मार्ट तरीके से आप तैयार करेंगे, वो मैं बता देता हूं। अब एक एक मुद्दे को लेकर चलता हूं। मान लिया एक संवैधानिक मुद्दा आया। संवैधानिक मुद्दा से कोई भी चीज जो है आपका संवैधानिक मुद्दा से संबंधित आपको सवाल आ सकता है। वह कैसे आएगा? जैसे आप देखे होंगे आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन से या जीने के अधिकार से, इच्छा मृत्यु से, उसका सब का सब संबंध आर्टिकल 21 से है। यह संवैधानिक मुद्दा भी बन सकता है, एक नेशनल इशू भी बन सकता है। अगर हम ये कह दे, यानी कि हम ये भी कह दे कि किसी मुद्दों को लेकर अगर संवैधानिक संकट देश में उत्पन्न हो जाए, किसी कानून को लेकर, संवैधानिक संकट को लेकर, तो हमको यह पता होना चाहिए कि कौन सा संवैधानिक मुद्दा किस विषय सूची के अंतर्गत रखा गया है और कब वह संवैधानिक मुद्दा बन सकता है। जैसे मान लिया जाए कि राज्य सूची का कोई विषय है और केंद्र ने उसे विशेष अधिकार लेते हुए जब उसे अपने उस पर विशेष रूप से कानून बना दिया है, तो किस परिस्थिति में बना जा सकता है, किस परिस्थिति में नहीं बना सकता है। जब आपको यही पता नहीं रहेगा तो संवैधानिक मुद्दा पर आप क्या लिख के आएंगे और कैसे लिख कर आएंगे और उसको डिफेंड किस तर्क के आधार पर कर पाएंगे। तो यह सब कुछ समझ जब एनसीईआरटी से ही नहीं क्लियर होगा, एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपको क्लियर हो पाएगा। या फिर अच्छे जगह पर क्लास अगर नहीं किए जाएंगे, अध्ययन सामग्री का अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप संवैधानिक मुद्दा पर लिख कैसे लेंगे। एक वानगी मैंने दिया। दूसरा है आर्थिक मुद्दा, यानी कि संवैधानिक मुद्दा को आप पॉलिटी के स्तर पर, करंट के मुद्दा को पॉलिटी के स्तर से जोड़ सकते हैं। आर्थिक मुद्दा देखते होंगे कि जीएसटी को एक कानून के अंतर्गत बनाया गया, उसमें संवैधानिक संशोधन किए गए और जो कर संबंधी कानून था, बहुत लोगों को कर के दायरे में लाया गया। अब कर के दायरे में लाने से क्या होगा, देश का इनकम बढ़ेगा, किसी देश पर हमारी डिपेंडेंसी कर लेने की नहीं बढ़ेगी, हम स्वयं ही हमारा का कराधान सिस्टम इतना बढ़िया हो जाएगा। हमारे यहां अभी भी कराधान का सिस्टम अच्छा नहीं है, जो कर का स्लैब होना चाहिए वह तार्किक ही नहीं है। यानी कि 5 लाख वाले टैक्स देंगे और अगर 4 लाख और उसको 99,000 है, 99,000 है अगर पर मंथ, तो अगर मान लिया कि वह कर नहीं दे रहा है तो ये तो ये प्रासंगिक नहीं है। तो कर का स्लैब जो होना चाहिए वह बहुत हर चीजों पर डिवाइड होना चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए और बहुत तार्किक पूर्ण होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको टैक्सेशन किस प्रकार की सिस्टम है, क्या हमारे पर यहां प्रगतिशील कर टैक्सेशन सिस्टम है या फिर कोई और है टैक्सेशन के कितने प्रकार होते हैं, जब वही पता नहीं रहेगा तो आप क्या आर्थिक मुद्दा पर करंट पर लिख के आएंगे। आपको पता भी हो करंट की सारी मुद्दे तो भी आपको नंबर ज्यादा नहीं आएंगे। यानी कि करंट अफेयर्स वह श्रृंगार है जो किसी वस्तु को सजाया जाता है,
और जब वस्तु ही नहीं हो तो किसे सजाया जाएगा? यानी कि यह सब के सब आभूषण है करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स यह आभूषण है, और जब दुल्हन ही के रूप में एनसीईआरटी नहीं हो तो आप किसे सजाइएगा? तो ये सारी जो चीज जो परोसा जा रहा है यूट्यूब या अन्य किसी संस्थान के द्वारा कि सिर्फ करंट अफेयर्स को देख लें या समझ ले, यह उनके लिए है जो पहले से बेहतर ढंग से विषय वस्तु का अध्ययन कर लिए हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स एक बहुत अच्छी चीजें है। लेकिन जिनकी प्रारंभिक और इनर्शियल फेज पर है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स को इग्नोर कीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स को विषय के साथ जोड़कर देखना शुरू कीजिए और उसी समय नोट्स बनाइए हर टॉपिक्स को लेकर। आर्थिक मुद्दे पर मान लिया कि जीएसटी के ऊपर मैं एक छोटा सा नोट लिख लूं, क्रक्स लिख लूं, करंट अफेयर्स की चीजें जोड़ दो, तो हमारा स्मार्ट स्टडी मटेरियल बनते जाएगा। और उस सेक्शन को हम इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में रख देंगे, किस पेपर के अंतर्गत वहां रख देंगे। यहां पर पीटी के प्रश्न कैसे बन सकते हैं, मेंस के कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और आपको बहुत अंदर से अच्छा फीलिंग भी देगा। जैसे आप अपनी नोट्स को देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देगा, ओ इस पर मेरा नोट्स बना हुआ है, इस पर ये सही ये सब चीज पर हमने कर दिया है। अब जब नई वीडियो बनेगा या कहीं पर भी आप स्रोत के रूप में आप देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे या कहीं किसी भी शिक्षक के लेक्चर को सुनिएगा या कहीं पेपर में देखेंगे या मैगजीन में देखेगा, वहां पर आप उसे ऐड कर ले सकते हैं। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना। राजनीतिक मुद्दों पर भी आप कर सकते हैं, उसी तरह से सामाजिक मुद्दों से संबंधित बहुत सारी चीजें आएंगे, और पर्यावरणीय मुद्दे पर भी आएगा। बहुत सारा कॉन्फ्रेंसेस हो जाए तो पर्यावरणीय मुद्दे पर, और कई बार सिविल सर्विसेज में पर्यावरणीय मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही सवाल आ गए हैं। वह कहां तक माने जो है जो पर्यावरण से संबंधित जो सारा सम्मेलन हो रहा है वह कितना सक्सेसफुल हुआ है, विकासशील और विकसित देशों को किन मुद्दों को लेकर टकराहट है, यह तभी समझ में आएगा जब यह मुद्दा ही समझ में आएगा कि विकासशील देशों का डिमांड क्या है और विकसित देशों का डिमांड क्या है, और किन मुद्दों को लेकर दोनों में जो है वह टकराहट की स्थिति है। यह सब कुछ तब समझ पाते हैं जब आपको बेसिक क्रक्स पता हो। सांस्कृतिक मुद्दे का मतलब बहुत छोटा लोग समझते हैं कि संस्कृति का मतलब होता है कि संस्कृति बहुत अंतःचेतना के अंदर उत्पन्न हुआ भाव होता है जिसका बाह्य प्रकटीकरण ही सभ्यता है। यानी कि आंतरिक प्रकटीकरण, आंतरिक रूप से जो अंतःभाव उत्पन्न होते हैं उसमें क्या हो सकता है। तो इसी के अंतर्गत देखिए, इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है और बार बार प्रश्न आते हैं मेंस में, लेकिन इस क्रक्स को नहीं समझ पाते हैं। और यह क्रक्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उस गहराई तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। यानी कि सांस्कृतिक मुद्दा किस स्तर पर हो सकता है? शिक्षा के रूप में हो सकता है, कला के रूप में हो सकता है, भवन निर्माण के रूप में हो सकता है, भवन निर्माण के रूप में हो सकता है, चित्रकला के रूप में हो सकता है, वास्तुकला के क्षेत्र में हो सकता है, महिलाओं की स्थिति के रूप में हो सकता है, महिलाओं की स्थिति की सुधार के क्षेत्र में हो सकता है। उसके बाद आपका जो हो सकता है, देखते होंगे कि सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजित किया गया है। G20 के महिलाओं के मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, शिक्षा पर कोई सम्मेलन होगा, उस सबका संबंध सांस्कृतिक मुद्दा से है। संस्कृति का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वहां पर जो नृत्य कला का आयोजन कर दिया गया तो उसको हम कहेंगे कि सांस्कृतिक महोत्सव हुआ। संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसमें शिक्षा आता है, कला आता है, भवन निर्माण आता है, चित्रकला आता है, वास्तुकला आता है, महिलाओं की स्थिति में सुधार से आता है, भाषा आता है, लिपि आता है, इस सब का विकास करना। और भाषा क्या होता है? भाषा जनसंपर्क के लिए एक माध्यम का काम करता है। और भाषा अगर हम जितना राष्ट्रों में हम फैला देंगे, और उस भाषा को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सिनेमा निभाता है, साहित्य निभाता है, कवि सम्मेलन निभाते हैं। और यह
बुक्स निभाते हैं, साहित्यिक बुक्स निभाते हैं, ये सारे के सारे संवाद स्थापित करते हैं। और जितना जगह पर भाषा, लिपि, संस्कृति का विकास होगा, किसी देश के साथ सांस्कृतिक संबंध उतना ही प्रगाढ़ होंगे, है कि नहीं? ये सारी की सारी आप देखेंगे रसिया और इंडिया के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है स्थापित करने में राज कपूर की बहुत भूमिका रही, क्योंकि राज कपूर के फिल्म को बहुत ज्यादा रशिया में देखे जाएगा। यह किस प्रकार के संबंधों को स्थापित कर रहा है? सांस्कृतिक संबंध को स्थापित कर रहा है। तो किस प्रकार से साहित्य, सिनेमा, ये सभी आ जाएंगे। साहित्य आएगा, सिनेमा आएगा, सिनेमा आ जाएगा। अब जब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 10 से 11 स्कोप तो आप सिर्फ संस्कृति पर मुद्दा बना के आप लिख दिए। और इस प्रकार से आपके डायमेंशन अगर लिखने की प्रवृत्ति हो, और यूपीएससी में कितना भाषा, कितने वर्ड में आते लिखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जो होगा वह 100 शब्दों को आता है, 150 शब्दों में लिखने को आता है। सिर्फ इतना डायग्राम आप दिखा दीजिएगा मेंस में, और एक लाइन या दो लाइन भी लिख देते हैं तो आपको 150-200 वर्ड आ जाएंगे। लेकिन यह पूरा का पूरा कवर कर लेगा आपको मेंस में, पूरे आप एस्पेक्ट को दिखा देते हैं। अब संस्कृति लिखने गए और उसमें हमने सिर्फ भाषा लिख दिया, लिपि लिख दिया और चित्रकला लिख के चले आए। आपने 7 और भी या 8 जो स्कोप थे वो आपने तो दिखाया नहीं, तो आपको नंबर क्यों मिलेंगे? अगर यह पूरे दिखाते हैं तो आपके नंबर 60-70% तक जाते हैं। और समझ आइए कि जिस दिन आपके मार्क्स 50% या उससे ऊपर एभव आ जाएंगे यूपीएससी में, और आप इस डायग्राम से आप अध्ययन करना शुरू कर देंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम भी बहुत मायने नहीं रखता है। आप हिंदी मीडियम में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और लोगों ने लाया है। यानी कि इस प्रकार से डायग्राम अगर बनाकर आप उस चीज को अध्ययन करते हैं, और करंट अफेयर्स सिर्फ जोड़ना है। अब आपको पता चल गया होगा कि करंट अफेयर्स की प्रासंगिकता तो है, लेकिन वह श्रृंगार का काम करता है। और करंट अफेयर्स आपको जोड़ने आना चाहिए कि प्रश्न में कहां जोड़ा जाएगा, वह प्रासंगिक कहां है, कहां नहीं है कि नहीं? वो सारी चीजें अगर आप आ जाएंगे तो आप बेहतर मार्क्स लाएंगे। तीसरा जो हम लगाएंगे, ये सारे जो अध्ययन करते हैं वह निबंध के स्तर पर भी आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपको अच्छे मार्क्स लाने में। ये सारा अध्ययन निबंध में आपको बहुत फायदा करेगा। पर्यावरणीय संबंध पर क्या मुद्दे पर निबंध नहीं आएंगे? करंट अफेयर्स के मुद्दे पर जब इन सारे चीजों पर इतना आप वर्कआउट करते रहेंगे तो निबंध आपके लिए लगेगा कि जो भी मैटर आएगा हम उस निबंध को लिखने की स्थिति में है। निबंध का कुछ पट्टाक्षेप होता है, कुछ उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसकी कुछ मैटर्स होते हैं, किस क्रम में लिखना है। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर आना जाए, उसके बाद तो आप सारा का सारा आपके पास मैटर यहीं से पड़ा हुआ है, एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स से है। तो निबंध के लिए अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता थोड़ी है। भाषा और शिल्पगत शैली तो बार बार अभ्यास करने से आपके साथ आ जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा आपको, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, क्योंकि सिर्फ कोचिंग की मकरजाल से या ना तो आपको फैंतासी चीज़ों से आपको बचाएगी, बल्कि आप अच्छे संस्थान में, जहाँ जिस संस्थान में लोग सक्सेसफुल है, वैसे लोगों के मार्गदर्शन में आप उस संस्थान से जुड़ेंगे और बेहतर मार्गदर्शन। मेरा तो एक दावा है कि इस ढंग की अगर वीडियो अगर पूरे यूट्यूब के इतिहास में पड़ा होगा, जो इतनी बेबाकी के साथ कहा दिया हो कि आप किस ढंग से अध्ययन करेंगे, तो फिर आप मुझे इससे सूचित जरूर कीजिएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको विराम देना चाहता हूं और फिर कहूंगा कि ढेर सारी शुभकामनाएं एक बेहतर वर्क में के लिए, एक बेहतर आप अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो बेहतर साध्य का होना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने कहा था कि जितना शुद्ध और पवित्र की चीज की प्राप्ति के लिए आप करना चाहते हैं, उतना ही साधन पवित्र होना चाहिए। तो पूरे मनोयोग के साथ अपने कर्मों में जुड़ जाइए और कर्म के फल हमेशा सकारात्मक होंगे, तो देर या सवेरे मीठा ही मिलेगा। इन शब्दों के साथ अपने शब्दों का विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।